नमस्कार, मैं हूँ भारत। आप देख रहे हैं सूर्योदय का खास कार्यक्रम बात तो सही है। और बात तो सही हो में आज मैं जिस शख्सियत की बात करूँगा, क्योंकि हर बड़ी सिटी हम बोल सकते हैं और इंदौर क्योंकि मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी जो एक जिम्मेदारी होती है वो कानून व्यवस्था की होती है। और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आज मेरे साथ जो अतिथि हैं अमित सिंह जी, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के साथ इंदौर में यहाँ पर एक बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस धन्यवाद। कार्यक्रम में। सर, बात हम कानून व्यवस्था की कर रहे थे, और क्योंकि 150 से भी अधिक साल पुरानी ये पुलिसिंग है, और उस समय की जो न्याय प्रक्रिया थी, अब बदलते बदलते पुलिस का अब जो है जो जन भावनाओं के साथ जो पुलिस जुड़ती है, अब जनता के ऊपर जो पुलिस का एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता भी नज़र आ रहा है। और लोगों की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अपराध होने से पहले की, या फिर लोग पुलिस से मिलना चाहते हैं, मित्रता भाव पुलिस का हम देखते आ रहे हैं, चाहे स्कूलों में हो, आप जनसंवाद जनता के बीच करने जाते हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है इतने सालों के बीच। निश्चित तौर पे पुलिस के संदर्भ में विश्वास की एक तरीके से लगातार वृद्धि होती रही है और होती जा भी रही है। जी। इसका एक बड़ा कारण ये है कि पुलिस जो है अब जनता के बीच जाके काम कर रही है और जिस तरीके से नया एक्ट आया है उसके तहत जो इंस्टेंट जस्टिस वाला पक्ष है जिसमें मजबूती मिली है, उसने भी पुलिस की छवि को और सुधारा है और आने वाले समय में इसका जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन सर, बात की जाए कानून व्यवस्था की, आप इंदौर में हैं, इंदौर लगातार बढ़ता हुआ एक बहुत तेज़ गति से बढ़ता हुआ शहर। अगर हम एक आंकड़ों की बात की जाए तो पब्लिकली हमारे पास 36 थाने हैं। 36 थानों के अगर हम जवानों की बात की जाए तो एक मिनिमम फोर्स है, लेकिन अब कई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, कई लोग बाहर से आकर यहाँ पर बस रहे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की। देखिए, अमूमन एक चलन है वो ये है कि सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हम सभी को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, नई टाउनशिप बन रही है, कवर्ड कॉलोनियाँ बन रही हैं। यहाँ पर जो भी कॉलोनी बन रही है वहाँ की कॉलोनी के लोगों को निश्चित तौर पे सिक्योरिटी मेजर्स पे काम करना होगा। ये उनके दायित्व का हिस्सा है। उन्हें निश्चित तौर पे कवर्ड कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और बाकायदा अन्य जो फीचर्स हैं सिक्योरिटी के उनको इंट्रोड्यूस करने होंगे। 40 लाख की पॉपुलेशन और लगभग 4,500 का अमला, ये पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त हो और अच्छे से काम करे इसके लिए जो पब्लिक के लोग हैं उनको भी अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। उनको भी सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने होंगे, उनको भी कम्युनिटी पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस भूमिका को निभाना होगा कि वो एक ऐसी पुलिस हैं जो बिना वर्दी की है और वो जो वर्दी वाली पुलिस है उसके साथ कदम ताल करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अगर इस तरह की सोच लोगों में डेवलप होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की एज सच कोई स्थिति नहीं बनेगी। और रही बात इंदौर की, तो इंदौर एक शांतिपूर्ण प्री नगरी सेंटर है, अर्बन सेंटर है, जहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। हाँ सर, ये तो बात सही है कि हमारे पास जो बल है या पूरा टीम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है, 40 लाख पब्लिक के बीच 4,000 पुलिसकर्मियों का। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम भूमिका जो पुलिस के लिए हमेशा मददगार के तौर पर रहता है, हम कहते हैं पुलिस का उसे त्रिनेत्र कहा जाता है, सीसीटीवी एक बहुत अहम भूमिका पुलिसिंग के लिए रहती है। निश्चित तौर पे हम नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, तो सीसीटीवी भी और मॉडिफाई होकर आ रहे हैं, इम्प्रोवाइज होकर आ रहे हैं, उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हम सीसीटीवी कैमरे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की स्थिति में रहेंगे, जिससे निश्चित तौर पे संख्या कम होने के बावजूद हम और बेहतर तरीके से पुलिसिंग कर सकते हैं। तो सीसीटीवी कैसे और लगाए जाएं, कैसे उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। सिटी सर्विलांस में एक नई योजना लेकर इंदौर कमिश्नरी, विशेष रूप से कमिश्नर इंदौर की तरफ से पहल की गई थी
जिसमें ये कहा गया था कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वाले सेंटर्स हैं जी। वो सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और वो सीसीटीवी कैमरे लगवा के उसका फीड जो है वो पुलिस को भी देंगे। इस दिशा में लगातार इंदौर का जो आईएमसी है वो काम कर रही है, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक बार ये जो योजना है वो मूर्त रूप लेगी तो पुलिसिंग भी बेहतर होगी इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और लोगों में निश्चित तौर पे एक भय भी अपराधियों में व्याप्त होगा कि वो सीसीटीवी की हद में है, त्रिनेत्र की हद में है, और निश्चित तौर पे इसका एक अच्छा माहौल बनेगा। बिल्कुल सर, सीसीटीवी की हम बात करें तो इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो काम कर ही रहा है। आप संयुक्त रूप से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही उनसे भी आग्रह हम देख रहे हैं। स्कूलेज, कॉलेज, बड़े बड़े होटल्स, यहाँ सब जगह आप लोगों ने आग्रह किया है कि सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य, और ख़ासतौर पर नाइट कल्चर के रूप में जब इंदौर को देखा जा रहा था, तो आज का जो कल्चर पब बार, यहाँ पर भी आपने काफ़ी सख्ती दिखाते हुए कहा कि भाई सीसीटीवी होना चाहिए। लेकिन इंदौर पुलिस की जो व्यवहारिकता की अगर हम बात कर रहे थे कि जनता का जब पहली बार फेस थाने पर होता है तो इंदौर के सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंदौर पुलिस के वो तमाम प्रत्येक थानों पर लगे हुए, वॉइस कैमरे लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता क्यों नाराज़ होकर पहुंचती? क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि वाकई ये जो फरियादी मिलने गया था या उससे किससे बात हुई थी या बाकी उसे भगा दिया गया या उससे किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया, तब उससे वरिष्ठ अधिकारियों के पास आना पड़ता है? देखिए, मेरा इसमें मत बहुत ही स्पष्ट है कि थाने पर हर जाने वाला व्यक्ति सही नहीं होता। ये हम ये सोच बना लेते हैं, प्री कंसीव नोशन होता है कि थाने पर जाने वाला हर आदमी सही है, और हर आदमी अगर सही होगा तो हम इतने एफआईआर दिन भर में रजिस्टर करेंगे, ये हमारा सारा काम एफआईआर रजिस्ट्रेशन में ही लग जाएगा। वास्तविकता ये है कि मैं ये कंडेम नहीं कर रहा हूँ और अदरवाइज नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग झूठी शिकायतें भी पुलिस के मार्फत कराने के लिए हमारे थानों में आते हैं। दूसरा, कई बार वो ऐसी धाराएं लगाना चाहते हैं जो धाराएं बनती ही नहीं हैं। तीसरा, वो चाहते हैं कि 7 वर्ष से कम की सज़ा में पुलिस गिरफ्तारी करे। अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट निर्देश हैं कि 7 वर्ष से कम की सज़ा में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इन सब कारणों से चलते कई बार उनको लगता है कि थाने वाले उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और वो जिस तरीके का एफआईआर लिखवाना चाहते हैं वो लिख नहीं रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालय में भी आते हैं, सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक जो मैंने पाया है कि पब्लिक के साथ जो पुलिस का इंटरेक्शन है वो बेहतर है और बेहतर बनता भी जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले भी समाज से आए हैं, समाज की मानसिकता और समाज के जो सरोकार हैं उससे वो परिचित हैं, और जो व्यक्ति आता है, जो दबा कुचला है, जो पीड़ित है, जो ह्यूमिलेट हुआ है, उसको कैसे उसके आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, कैसे उसे इंस्टेंट जस्टिस दिया जाए, इस पे निश्चित तौर पे हमारा जो अमला है काम करता है। ऐसे लोगों की भी शिकायतें आती हैं जो पब्लिक के लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन शिकायतों पे वरिष्ठ कार्यालय से एक्शन लिया जाता है, विभागीय जांच की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और जो नहीं मानते हैं इस तरीके के हैबिचुअल जो हमारे स्टाफ के लोग होते हैं उनके विरुद्ध हम बर्खास्तगी की भी कार्रवाई करते हैं, उन्हें सेवा से हम पदच्युत भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, कार्रवाई तो होती है, लेकिन एक जो मानसिकताएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक जवान सड़कों पर खड़ा हो जब वो चालान की कार्रवाई करता है, या फिर कोई थाने में जांच करने वाला जांच आया हो, लेकिन लोगों की जो मेंटलिटी वो ये बनी हुई है कि अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब उनकी एक लोगों की, आम लोगों से जब भी फीडबैक लेते हैं तो उनका मानना है कि यार मतलब मंदिर गया तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। इस तरह की बात पुलिस के लिए क्यों? देखिए, मेरा बहुत सीधा सा कहना है कि वो चढ़ावा, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वो गलत करवाने के लिए पुलिस को रिश्वत, मैं नहीं कह रहा हूँ पुलिस रिश्वत नहीं लेती, लेकिन जो ये कहते हैं कि मंदिर गए हैं चढ़ावा चढ़ाना है, थाने पे जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ाना है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एफआईआर ज़्यादा प्रभावशाली बनानी है। उनको छोटी मारपीट का जो धारा है उसको बड़ी मारपीट की धारा में तब्दील करवाना है, या जो हमारे ट्रैफिक पुलिस की बात आप कर रहे हैं, वो ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, 500 रुपये की चालानी कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं और 50 और 100 रुपये में निपटाना चाह रहे हैं,
और फिर वो जाकर रिश्वत देकर इन सारी चीज़ों को करते हैं और आगे बढ़कर बड़ी बहादुरी से कहते हैं कि साहब हमने तो वायलेशन किया और पुलिस वाले को 50 और 100 रुपये। बहुत हद तक पुलिस वालों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र हैं और ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी भी पुलिस वाले करते हैं, लेकिन वरिष्ठ कार्यालय और सुपरवाइजरी ऑफिसर का दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और रही बात लोगों की, तो लोग ऐसे लोगों के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि वो चाहते हैं कि धाराएं पुलिस ज़्यादा लगाए, 420 के मामले ज़्यादा होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो 7 वर्ष से कम की सज़ा के होते हैं, कुछ 7 वर्ष की ज़्यादा के होते हैं जिसमें गिरफ्तारी होती है। तो ऐसे 420 के मामले में वो पैसा ले दे के पूरा प्रयास करते हैं कि पुलिस ऐसी धाराएं लगाएं जो उनको जेल पहुंचाए, अनावेदकों को, और अपना उल्लू सीधा करें। तो हाल ही में सर कुछ कार्रवाइयां भी देखी पुलिसकर्मियों पर, निश्चित आपने तौर पे डिमोशन किया है, बर्खास्त किया है, पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं। मैं समझता हूँ कि इंदौर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं, राष्ट्रीय स्तर के लिए एक नज़ीर है। हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल कार्रवाई करेंगे, अगर क्रिमिनल एक्ट है उनका तो हम उनके खिलाफ क्रिमिनलिटी के चार्जेस भी लगाएंगे और उन्हें क्रिमिनल मामले में बुक भी करेंगे। आज़ाद नगर में जो हुआ वो आगे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम जैसे आपने कहा कि हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और अभी हाल ही में जियोटेक के माध्यम से तो अब अपराधियों पर जो है निरंतर भी रखा जाएगा कि किस जियोटेक्स के माध्यम से। लेकिन दूसरी सर, ये जो सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो वायरल होने का जो चलन है, और इस वीडियो वायरल होने में कई बार ये देखा गया है कि चाहे वो हम मीडिया पक्ष भी हो या फिर आम लोग भी हो, खासतौर पर वो वीडियो को इस तरह से वायरल करते हैं जैसे बहुत सनसनीखेज वारदात है, और पता चलता है कि वीडियो 2 साल पुराना था या किसी अदर कंट्री का था या अदर शहर का था। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब भी वो वीडियो की, क्योंकि वॉचिंग भी होती होगी आपके यहाँ पे। देखिए, हमारा सोशल मीडिया का अलग एक सेल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है। निश्चित तौर पे ऐसे जो सनसनीखेज, जो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करने वाले ऐसे फुटेज होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, हम उसको अपने सर्विलांस पे रखते हैं। उनके विरुद्ध IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करते हैं। लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें जो परोसा जा रहा है वो सच नहीं है, उसको हमें वेरीफाई करना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो दिखाया जा रहा है वो सच है कि नहीं, और अगर सच नहीं है तो आपको वहीं पे उसका खंडन भी करना चाहिए। जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक हम इन सारी चीज़ों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस के पास अस्थायी समाधान है। जनता अगर उसके साथ मिलकर कदम ताल करेगी और जो पुलिस की अपेक्षाएं उस पर खरा उतरेगी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं समस्याओं का अस्थायी समाधान होगा। लोग जागरूक होंगे और ऐसी चीज़ों को कंडम करेंगे, सार्वजनिक मंचों पर करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के मनोबल गिरेंगे और फिर वो ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को करने में 10 बार सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे कि सबसे पहले जो भी वीडियो आप शेयर कर रहे हैं उसके तथ्य तक जाएं, और उसे शेयर करने से पहले अगर वो तथ्यात्मक सही है तो ही उसे शेयर करें, अन्यथा उसका आप फीडबैक भी लिखें कि ये मेरे द्वारा फर्जी था, इस तरीके से। लेकिन दूसरी ओर सर, अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की ही अगर बात कर रहे हैं, इन दोनों एक बहुत मशहूर जो है 2-3 सालों के बीच में साइबर फ्रॉड जैसी जो कंटेंट है, अलग अलग तरीके से फ्रॉड को अंजाम देते हैं, लोगों को ठगते हैं, इस पर इंदौर पुलिस ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी साइबर को लेकर, और इसको जागरूक करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश पुलिसिंग ने एक अभियान के रूप में लिया था। देखिए, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे DGP सर, हमारे CP सर, इन सभी का फोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो अगर हम प्रिवेंटिव मेज़र करते रहेंगे, हम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसे लोगों से संपर्क नहीं साधेंगे जिनको हम नहीं जानते हैं, तो बहुत से अपराधों से हम बच जाएंगे। वास्तव में जो साइबर क्राइम है वो 2 चीज़ों पर आश्रित है, एक तो लालच और दूसरा भय। पहले लालच दिखाकर आपके पैसे को दुगना, 4 गुना, 100 गुना करने की बात को लेकर सामने वाला आपसे पैसे की डिमांड करता है, या वो धोखे से
आपसे ओटीपी लेकर क्राइम करता है, हैकिंग करके करता है क्राइम, या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट का भय देकर आपसे पैसे की उगाही करता है। बहुत स्पष्ट है, जिन व्यक्तियों को आप नहीं जानते हैं उनसे किसी भी तरीके की अपने प्राइवेट जो ओटीपीज़ हैं, आपके जो प्राइवेसी वाले नंबर्स हैं, उनको शेयर नहीं करना है। तो इसी दिशा में इंदौर पुलिस लगातार काम कर रही है, लोगों को जागरूक करे, फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, इस तरीके की डिजिटल अरेस्ट ये क्या चीज़ें हैं, उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना हमें रिस्पॉन्स करना है। जो हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसको भी हम लगातार प्रचारित कर रहे हैं। देन एंड देयर अगर आपके खिलाफ साइबर क्राइम होता है, इस पर अपनी शिकायत दर्ज करिए, अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको फ्रीज़ कराइए, और फिर जो लीगल प्रोसीजर है उसके माध्यम से अपने पैसे को फिर से प्राप्त करें। इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है बहुत जल्दी साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ा है उसमें कमी भी आएगी और लोग जागरूक भी होंगे। हाँ बिल्कुल, जनता भी जागरूक होगी। लेकिन सर एक सवाल ये भी था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आम लोगों के लिए, और मैं भी इस कैमरे के माध्यम से आपसे, कलर ट्रेडिंग जो आजकल एक नए तरीके का अपराध शुरू हुआ है, और उसमें वो लोग जिसे हम अपना किसी को आइडल मानता है, कोई किसी को पसंद करता है, या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, खासतौर पर जो जितने इन्फ्लुएंसर है, ये गेमिंग ऐप के माध्यम से उसका प्रचार करते हैं पहले सर, और कहीं ना कहीं भोली भाली जो जनता है वो उस गेमिंग में लग जाती है, अपने लाखों रुपए हार जाती है। कई छात्र गेमिंग ऐप में हाल ही में सुसाइड जैसे मामलों पर भी आए हैं। कोई फिशिंग जैसा आपने कहा कि जैसे एरोप्लेन चलाना, या इस तरह के अलग अलग गेमिंग ऐप है जिसके माध्यम से लोगों को बड़ा सपना दिखाया जाता है, और ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर इससे प्रमोट करते हैं। सर क्या ये लोग प्रमोट करते हैं, इनके ऊपर भी कोई मॉनिटरिंग होती है? निश्चित तौर पे हम इस तरफ दिशा में भी काम करेंगे। ऐसे लोगों को पत्र भी लिखा जाएगा कि इस तरह की चीज़ों को वो प्रोत्साहित ना करें। समाज के प्रति उनका दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन करना हम सभी का सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, दायित्व होना चाहिए। हाँ सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि इंदौर शहर काफ़ी महफूज माना जाता है, और ये कहा जाता है कि काफ़ी शांतप्रिय शहर है और हमेशा नवाचारों के लिए जाना जाता है। लेकिन महिला संबंधित अपराधों की बात की जाए तो सर कहीं ना कहीं जब भी सवाल उठता है, एक केस हाल ही में और हुआ का था कि एक प्रेमिका अपनी ही प्रेमी को मार करके और उसने उसकी हत्या कर दी, और शायद वो थाने भी पहुंची उस दौरान। लेकिन अब सर तरीका अपराध का बदल गया है। अपराधी पहले हमने देखा दौर में कि पहले वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी, या दो गैंग आपस में कॉपरेट किया करती थी। लेकिन आज जो अपराध है वो कहीं ना कहीं महिला संबंधित हो या फिर किसी भी अपराध हो, उसमें कोई करीबी या आसपास का रहने वाला कई बार महिला संबंधित अपराधों में भी नज़र आता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महिला संबंधी अपराधों के संदर्भ में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, 90% से ज़्यादा 90% जो आरोपी होते हैं वो बालिका या महिला से परिचित होते हैं। उनके सगे संबंधी कई प्रकरणों में देखने को मिलते हैं, या उनके मित्र उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य करते हैं जो कानून की दृष्टिकोण से अपराध है। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हम विशेष रूप से ऐसी बस्तियों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर बच्चियों को एक ट्रू गार्जियनशिप नहीं मिल पा रही है। हमारे जो महिला विंग के लोग हैं वहाँ सृजन कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं, उन बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं। कई बार बच्चियों को पता ही नहीं रहता है कि उनके साथ जो कृत्य हो रहा है वो अपराध की श्रेणी में है या नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और एक दिन वो बड़ी हो जाती हैं। तो बैड टच, गुड टच जैसी चीज़ों को भी हम ऐसे बस्तियों में जाकर बच्चियों को बता रहे हैं ताकि बच्चियां उसका प्रतिरोध कर सकें, प्रतिरोध करके अपने अभिभावकों को बता सकें, पुलिस तक वो सूचना आए ताकि हम सही समय पर उस पर कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को पूरी तरीके से कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करके जेल भेजें। सर मैंने कहा नवाचारों का शहर है, तो इस बार क्या नवाचार इंदौर पुलिस करने जा रही है? क्योंकि सर हम देख रहे हैं हाईटेक अब थाने बनना शुरू हो गए हैं, पुलिस को बेहतर से बेहतर वाहनों की सुविधा दी जा रही है। लेकिन फोर्स की अगर बात की जाए सर, हमारे पास आज भी फोर्स कम है, क्योंकि हम बड़े मेट्रो सिटी में कमिश्नरी लागू हुई थी तब ये अनुमान था कि जिस तरह से अधिकारों में वृद्धि हुई, इस तरह थाना स्तर पर भी 2 SHO हो सकते थे, या तमाम एक कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है और एक कानूनी प्रक्रिया के लिए एक टीम अलग होती है। देखिए, जिन जगहों पर ये व्यवस्था है,
सीनियर टीआई, जूनियर टीआई, 2 टीआई का, वहाँ पर अपराध का क्वांटम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो रेड लाइन में है। वो पूरी तरीके से वहाँ पर बंदोबस्त की ड्यूटीज़ भी हैं, वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की भी स्थितियाँ पैदा होने की संभावना ज़्यादा है। इंदौर में फ़िलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं हमारी पुलिस ब्यूरोक्रेसी में, वो भी इस पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी, उन तक भी ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो लगातार इस पे काम हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो स्थिति नहीं आई है कि थाने पे 2-2 टीआई जैसी चीज़ें आई। ये मेरा अपना सोचना है, अपना मानना है कि मध्य प्रदेश और इंदौर में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। शांतिप्रिय क्षेत्र है और इंदौर भी उनमें से एक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। सर एक सवाल नशे के लिए, पुलिस अलग अलग अभियान चला रही है। आपकी इंदौर पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में कई बड़े ड्रग्स रैकेट्स को अभी नस्तानाबूद किया है, चाहे वो राजस्थान हो, फिर मंदसौर हो, या फिर अधिकतर नाम आता राजस्थान का और अलग अलग राज्यों का, वहाँ पर भी जाके पुलिस ने काम किया सर। लेकिन फिर भी ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो जाल जो है ना, वो अभी भी युवाओं को, पीढ़ियों को ख़त्म कर रहा है। और ख़ासतौर पर ऐसे स्पॉट इंदौर शहर के जहाँ पर खजराना, चंदन नगर, आज़ाद नगर, ये एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर अधिकतर पेडलर जो है वो कहीं ना कहीं लिंकेड होते हैं इन लोगों से। देखिए, मेरा अपना मानना है, पुलिस अपना दायित्व तो निभा रही है। पुलिस का काम है सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें डिमांड सप्लाई को भी कट करना है, हमें हार्म रिडक्शन भी करना है, हमें सामूहिक रूप से प्रयास भी करना है। तो सप्लाई रिडक्शन के लिए पुलिस और जो और इन्फोर्समेंट एजेंसी है काम कर रही है, लेकिन अभी डिमांड सप्लाई, डिमांड जो रिडक्शन है उस पे जिस दिशा में काम करना चाहिए हम नहीं कर पा। इसी के लिए हमने नया सवेरा, नई शुरुआत करके एक अभियान भी इंदौर पुलिस के तत्वाधान से चलाया था। सारे डीसीपी साहबान ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया था। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भारत सरकार ने इसकी नोडल एजेंसी घोषित किया था। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जो इस विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक बड़ा अभियान चलाया जाए जागरूकता को लेकर। इसके अलावा हार्म रिडक्शन, ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट हैं, कैसे उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः वापस ले जाया जाए, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ ज़्यादातर ऐसे जो एडिक्ट लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए ताकि उनका इलाज करवाया जाए और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो। कहने का तात्पर्य बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो ड्रग्स की लड़ाई है वो पूरे समाज की लड़ाई है। इसमें मीडिया की भी भूमिका, आपकी भी भूमिका है, इसमें समाज के जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी भूमिका है, यहाँ के पॉलिटिशियंस की भूमिका है, यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट की दूसरी एजेंसीज़ की भी अपनी भूमिका है, पुलिस की भूमिका तो है ही। हम मिलकर प्रयास करेंगे, कदम ताल करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ड्रग्स जैसी चीज़ों को भी हम पूरी तरीके से इंदौर से समाप्त करने की स्थिति में आएंगे। हाँ बिल्कुल सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि एक नवाचार के साथ लोग जुड़ें। और एक सर अंतिम ये सवाल था कि सर सारा दायित्व तो पुलिस पे होता है, मतलब चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी भी हो तो भी पुलिस का होना वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अन्य अलग अलग एजेंसियाँ हैं, चाहे वो हम जैसे कि ड्रग्स की बात करें तो उसके लिए नार्कोटिक्स विंग बनी हुई है, और भी अलग अलग स्टेट, राज्य, अलग अलग टीमें हैं, आबकारी विभाग अलग बना हुआ, लेकिन पुलिस के ऊपर इतनी जिम्मेदारी क्यों पड़ जाती है सर? देखिए, हम वर्दीधारी लोग हैं, हमारी जो वर्दी है, हमारी जो विजिबिलिटी है, हमारा जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है। कानून ने भी हमें ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैंने अपने 16 साल की सर्विस में देखा है कि कई बार जो पुलिस को कंडेम करते हैं, जब वो संकट में होते हैं तो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करते हैं। यही पुलिस की महत्ता है समाज में, और हम वर्दीधारी लोग पूरा प्रयास करते हैं कि समाज और राष्ट्र के ये जो हमारी हमसे अपेक्षा है हम उस पर खरा उतरें, प्रयास करते हैं। और ये निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो आपराधिक नकारात्मकता है उसको समाप्त करें। और हम निश्चित तौर पे पूरा डिपार्टमेंट मीडिया के सहयोग से
अन्य स्टेक होल्डर्स के सहयोग से इस दिशा में आगे भी रहा। बिल्कुल, राष्ट्र के हित की बात की जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण कोविड है। जब दुनिया में लोग अपने घरों में महफूज थे, तब ये पुलिसकर्मी हमें उस कोविड जैसी बीमारी से बचाने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी से बचाने के लिए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण देश के लिए भारत की पुलिस की, कि उन्होंने लोगों को संभाला भी पैनिक समय पर और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। और कई पुलिसकर्मी हमारे इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन बाकी एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी चीज़ों के लिए। और अपील करता हूँ मैं कि चाहे वो साइबर को लेकर के हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के हो, उसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए, खासतौर इंदौर के ट्रैफिक को लेकर के भी। और सर ने जिस तरह से कहा कि लगातार नवाचार हो रहा है, तो हमें भी उम्मीद है कि जनता और पुलिस का जो संवाद है वो जब एक साथ होगा तो वाकई ही कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और जनता पुलिस की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। दोस्तों, मिलते रहेंगे, बात तो सही है। मैं अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।